नमस्कार, मैं हूं मीनका चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज 18 और आज उत्तराखंड में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भव्य स्वागत। देहरादून की तस्वीरें आपने देखी। बीजापुर गेस्ट हाउस पहुंचे जेपी नड्डा, जहां पर मीटिंग्स का दौर शुरू हो चुका है, जिसमें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश पदाधिकारी, विधायक, सांसद मौजूद हैं। साथ ही मोर्चा अध्यक्ष, महामंत्री, जिलाध्यक्ष भी शामिल हो रहे हैं इस मीटिंग में। ये मीटिंग तकरीबन 2 घंटे चलेगी, जिसमें राजनीतिक परिचर्चा की जा रही है। और इससे पहले भव्य स्वागत जेपी नड्डा का देहरादून में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया। भाई, कोई भी काम छोटा हो तो उस हिसाब से रणनीति बनती है। अब राज्य का चुनाव है, चुनाव जीतना है तो उसके लिए रणनीति बनेगी और रणनीति के आधार पर ही काम होते हैं, रणनीति के आधार पर ही चुनाव जीते जाते हैं। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी का संगठन ये केवल चुनावी संगठन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक वैचारिक संगठन है। एक ध्येय के लिए हमारा एक संगठन काम करता है, तो हम उसके लिए सतत तैयार रहते हैं। उत्तराखंड का जो संगठन है बहुत बेहतर संगठन मैं कह सकता हूँ। और सुनील नौप्रभात हमारे सहयोगी बीजापुर गेस्ट हाउस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जो तस्वीरें देहरादून से सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई त्योहार हो, कोई जश्न हो। अब मीटिंग शुरू हो गई है, भव्य स्वागत हुआ, अब बैठकों का दौर। कौन कौन से मुद्दे होंगे 2 घंटे की इस मीटिंग में? बिल्कुल, मैंने कहा आपसे कुछ देर पहले ये मीटिंग शुरू हुई। मैं बीजापुर गेस्ट हाउस में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाहर जहाँ कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा है, तो इससे लगा हुआ जो हॉल है इसमें मीटिंग चल रही है। करीब 2 घंटे ये मीटिंग चलेगी, जिसमें खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद हैं, मंच पर जेपी नड्डा मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत मंच पर मौजूद हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश भी इस बैठक में मौजूद हैं और प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी भी मीटिंग में है। इसके साथ साथ प्रदेश भर के जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। सभी सांसद, विधायक और बीजेपी के जो सांगठनिक 7 मोर्चे हैं उनके अध्यक्ष और महामंत्री इस मीटिंग में मौजूद हैं और सभी जिलों के जिलाध्यक्ष भी इस मीटिंग में हैं। मीटिंग में खासकर राजनीतिक चर्चा होगी, राजनीतिक दृष्टिकोण पर चर्चा होगी कि भविष्य की क्या दिशा हो, इससे पहले क्या कुछ रहा। और इसके अलावा बीजेपी जो अपने बूथ लेवल स्ट्रक्चर में जो 6 कार्यक्रम बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को देती है, उनकी भी समीक्षा, उन पर भी चर्चा और परिचर्चा इस मीटिंग में होने वाली है। अभी तक अपने स्वागत भाषण में बंशीधर भगत ने कहा कि आज जिस तरह से हरिद्वार से लेकर देहरादून तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए जनता सड़कों पर उमड़ी, वो ये दिखाता है कि बीजेपी 57 नहीं 60 सीटों से जीतकर 2022 में आएगी। तो खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने स्वागत भाषण में सुनील, कहा इस तरह के जो राष्ट्रीय नेतृत्व का दौरा होता है, उसका जो सबसे पहला असर वो कार्यकर्ताओं पर ही देखने को मिलता है। कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो और बढ़ जाता है, उत्साह बढ़ जाता है, वो फील्ड में और ज्यादा ताकत के साथ काम करते हैं। तो ये पहला जो फैक्टर है वो तो यहाँ कामयाब होता दिख रहा है। लेकिन एक सवाल ये भी कि अब जब मीटिंग चल रही है तो इस 2 घंटे की मीटिंग में ये वन वे कम्युनिकेशन होगा या इस तरफ से भी बातें कुछ रखी जाएंगी? देखिए, मैंने कहा दोनों तरफ से इसमें बातचीत होगी। जो सांसद, विधायक, मंत्री हैं वो अपनी बात रखेंगे, उनसे बातें पूछी जाएंगी कि उन्होंने इस दौरान क्या कुछ किया, क्या राजनीतिक हालात हैं, किन दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो मोर्चा है, मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके महामंत्री हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं संगठन के, उनसे पूछा जाएगा कि सरकार का जो कामकाज है, संगठन का जो कामकाज है, वो कितना ग्राउंड लेवल तक पहुँच पाया है। तो ये मीटिंग में अपनी बात भी रखी जाएगी और सामने जो पदाधिकारी हैं उनसे सवाल भी पूछे जाएंगे, अपनी बात भी इस मीटिंग में रख पाएंगे। 2 घंटे की ये मीटिंग है और करीब इसके बाद लगातार अन्य मीटिंगों का सिलसिला आज चलने वाला है। शाम 5 बजे के आसपास जो प्रबुद्ध सम्मेलन है उसको भी नड्डा संबोधित करेंगे। इसके अलावा एक मंडल की बैठक में भी नड्डा शिरकत करेंगे। वो खुद मंडल स्तर पर जाएंगे, वहाँ के पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे और जो सियासी हालात हैं, जो संगठन के कामकाज हैं, उनकी पड़ताल करेंगे कि आखिर कितने जमीन तक जड़े हैं, कितना जो पार्टी जो नियम जो कार्यक्रम देती है, क्या वो ग्राउंड स्तर पर पहुंच पा रहा है, सरकार की जो नीतियां हैं क्या उनका अमल आम जनता के बीच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी पड़ताल भी आज
जी सुनील, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो देहरादून जहां पर जेपी नड्डा मौजूद हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। अमित शाह के बाद जेपी नड्डा ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। बिहार में उन्होंने जिम्मेदारी निभाई भी और अब वो पूरे देशव्यापी दौरे पर निकले हैं। शुरुआत उत्तराखंड से कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब देहरादून पहुंच रहे थे, हरिद्वार से आते वक्त रास्ते में उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर शानदार स्वागत किया। देहरादून में प्रवेश करते ही लक्ष्मण सिद्ध मंदिर के पास हर्रावाला में एक ऐसे ही स्वागत स्थल पर हमारे सहयोगी दिव्यांकर भट्ट मौजूद थे और उस दौरान उमड़े बीजेपी कार्यकर्ताओं के हुजूम का उन्होंने जायजा लिया है। देखिए जरा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का देहरादून में स्वागत। न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है कि जेपी नड्डा का देहरादून महानगर में किस तरह से स्वागत हो रहा है। जेपी नड्डा कार पर सवार, हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए, और एक लंबी कतार यहां पर आप देख सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वेलकम। देहरादून में 57 विधायकों की सरकार है देहरादून में, उत्तराखंड में, और अब 2022 का चुनाव, और मानव श्रृंखला का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए जेपी नड्डा 3 दिन देहरादून में रहेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं जेपी नड्डा की, और इन तस्वीरों से साफ है कि कितना उत्साह है बीजेपी में, कितना उत्साह है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर। तो हरिद्वार से लेकर देहरादून तक जेपी नड्डा का स्वागत स्वागत स्वागत। 10,000 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता जेपी नड्डा के स्वागत में सड़कों पर नजर आ रहे हैं, और इधर बीजेपी कार्यकर्ता सड़क के किनारे झंडे, बैनर, गुब्बारे लिए खड़े रहे। देहरादून की एक और तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नड्डा के स्वागत में कार्यकर्ताओं ने गुब्बारे छोड़े। शहर में प्रवेश करने के दौरान सुनील नौप्रभात हमारे सहयोगी रिस्पना पुल पर मौजूद थे, और वहां पर किस तरह से नड्डा का स्वागत किया गया वो भी देखिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सिटी में प्रवेश कर चुके हैं। ये रायपुर विधानसभा का क्षेत्र है, रिस्पना पुल, जहां पर उनके स्वागत की भव्य तैयारियां की गई हैं। यहां पर सुबह से ही बड़ी संख्या में बीजेपी के पार्टी वर्कर्स नड्डा के स्वागत में खड़े थे। आप देख सकते हैं कि नड्डा के आते ही कार्यकर्ताओं में जोश और खरोश से भरे हुए कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में पकड़े जो बैलून थे उनको छोड़ना शुरू कर दिया है। सुबह से ही यहाँ पर हजारों की संख्या में बीजेपी के वर्कर्स नड्डा की एक झलक पाने के लिए घंटों से कतार में खड़े हुए थे। ये रायपुर विधानसभा का क्षेत्र, यहाँ पर देवस्थानम बोर्ड की टीम के साथ नड्डा का स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि नड्डा खुली गाड़ी में कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रहे हैं। ये अमित शाह के बाद जेपी नड्डा का ये दौरा, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह। ये रिस्पना पुल से कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए जेपी नड्डा धीरे धीरे निकल रहे हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता का अभिवादन वो ले रहे हैं। आपने देखा कि जो विधायक है यहाँ पर, जो कार्यक्रम के संयोजक थे, उन्होंने भी चलती गाड़ी में ही नड्डा को गुलदस्ता भेंट किया, और कमोबेश हरिद्वार से लेकर देहरादून तक इसी तरह अलग अलग पॉइंट पर उनका भव्य स्वागत बीजेपी के वर्कर्स द्वारा किया गया। करीब 30 से 40 किलोमीटर का ये लंबा पैच है, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका अलग अलग थीम पर आधारित मंचों पर उनका स्वागत किया। आप देखें कि बैलून छोड़े जाने लगे हैं, जो नड्डा के स्वागत में सुबह से जिन बैलूनों को लेकर कार्यकर्ता खड़े थे, अब वो आसमान में छोड़े जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं का उत्साह, बीजेपी वर्कर्स का उत्साह यहाँ पर देखते ही बनता है। नड्डा की फ्लीट धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और करीब अब यहाँ से अगले 1-2 और स्थानों पर उनका जोरदार इसी तरह का स्वागत का कार्यक्रम है, और इसके बाद नड्डा बीजापुर गेस्ट हाउस जाएंगे, जहां उनका आज व्यस्ततम दौरा है। करीब 5 मीटिंग आज वो दिन भर लेंगे। शाम 7 बजे तक उनका मीटिंग का दौरा चलता रहेगा। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। तो कार्यकर्ताओं के उत्साह, बीजेपी के झंडे, गुब्बारों से पूरा देहरादून इस वक्त पट गया है, क्योंकि जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देहरादून में मौजूद है। जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। दिलराम चौक पर चारधाम विकास परिषद ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया, और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शंख बजाए, मंत्रोच्चारण किया।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का देहरादून में जोरदार स्वागत। मैं दिलाराम चौक पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं सामने से आता हुआ एक काफिला और काफिले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। स्वागत हर जगह अलग अलग तरीके से, लेकिन बीजेपी की जो तैयारियां होती हैं वो सड़क पर साफ नजर आई। जो तैयारियां होनी चाहिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए वो नजर आई, और मंत्रों के साथ, शंख के ध्वनि के साथ, घंटी के साथ, और ये खास तौर पर चार धाम विकास परिषद ने स्वागत की तैयारियां की है। चार धाम आप देख सकते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। ये पहचान है उत्तराखंड की, और इस पहचान के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का काफिला पहुंचता हुआ दिलाराम चौक पर। और ये तस्वीरें आप देखिए, एक के बाद एक गाड़ियों का काफिला, लंबी कतारें, मंत्रों का उच्चारण, और बीजेपी इसी माहौल के साथ 2022 का चुनाव जीतना चाहती है, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए न सिर्फ सरकार, न सिर्फ संगठन, बल्कि बूथ लेवल से और प्रदेश लेवल तक के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सभी सड़कों पर उतरे हुए हैं। और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो वेलकम होना चाहिए वो यहाँ पर आपको नजर आएगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 3 दिन जेपी नड्डा यहाँ पर बिताएंगे, सोमवार तक जेपी नड्डा यहाँ रहेंगे। और ये सामने वाली कार, इस कार में आप देखिए जेपी नड्डा ये बाहर निकलते हुए गाड़ी से, और वेलकम जेपी नड्डा का आप देख सकते हैं धाम विकास परिषद के तरफ से ये स्वागत किया गया। राष्ट्रीय नेतृत्व की मौजूदगी से बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह आपने देखा। इसे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, कार्यकर्ताओं का उत्साह या बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। लेकिन एक बात तो साफ है कि यहां पर 2 गज की दूरी मेंटेन नहीं हुई। हालांकि मास्क ज्यादातर लोगों ने लगा रखा था। अगली खबर का रुख करते हैं। हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद कोटद्वार प्रशासन ने अतिक्रमण को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। एनएच प्रशासन और निगम ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। हाईवे किनारे नजूल भूमि पर बने अवैध निर्माणों पर मार्किंग की। इस दौरान कई बार व्यापारियों और प्रशासन के बीच नोकझोंक भी हुई है। प्रशासन की ओर से लगाए जा रहे लाल निशान के बाद व्यापारियों को अतिक्रमण ध्वस्त करने की चेतावनी दी जा रही है। क्योंकि जो पहले का हमने डिमार्केशन किया है वो डिमार्केशन विभिन्न कारणों से मिट गया है, और उसके बाद कुछ नए कंस्ट्रक्शन भी हुई है और नए तरीके का भी उसमें फेरबदल हुआ है। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए हम दोबारा से उसका डिमार्केशन करवा रहे हैं और दोबारा से उसके जो पेंट के निशान हैं वो लगा रहे हैं। जैसे ही डिमार्केशन पूरा हो जाएगा वैसे ही ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार जो इलीगल इंक्रोचमेंट है वो हटा दिया जाएगा। उधर देवप्रयाग के निकट तोता घाटी को 2 महीने बाद भी बड़े वाहनों के लिए खोला नहीं जा सका है। अब प्रशासन इस पर सख्त हो गया है। कीर्तिनगर तहसील प्रशासन ने हाईवे को भारी वाहनों की आवाजाही के लिए दिसंबर के अंत तक खोलने के निर्देश दिए, और तोता घाटी को अभी तक नहीं खोल पाने को एक बड़ी लापरवाही बताया है। एकदम लापरवाही है उस चीज़ के लिए पब्लिक न्यूसेंस का केस भी लगाया गया है एनएच के ऊपर। अभी फिर से एक लेटर लिखा गया है एनएच को, उनको अवगत कराना है कि वो बड़े वाहनों के लिए या सभी वाहनों के लिए वो कब तक खोल सकते हैं। तो अभी कल ही वार्तालाप हुई हमारी, वो दिसंबर एंड तक पॉसिबल होगा कि सभी वाहनों के लिए वो खुल जाए। फ्रेश कटिंग तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में बैन है, और वो तो वैसे ही बहुत प्रॉब्लमेटिक जोन है। अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो उसका एक गलत अवमानना का हम पे एक चार्ज लग सकता है। तो कटिंग तो हमने बंद किया हुआ है, लेकिन जिन स्थानों पे दीवार लगा के चौड़ाई बढ़ाई जा सकती है वो कार्य प्रगति है। और अब एक बड़ी खबर, हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी ट्वीट कर दी है। अनिल विज जिन्होंने हाल ही में कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया था, कोरोना वैक्सीन लगवाई थी 20 नवंबर को ही उन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाई थी टेस्ट के दौरान, लेकिन अब वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अंबाला के सिविल हॉस्पिटल में वो भर्ती हैं। खुद अनिल विज ने ट्विटर अकाउंट पर इस बात की जानकारी दी। हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने ट्रायल के दौरान टीका लगाया था।
तो कोरोना का टीका ट्रायल के दौरान उन्हें लगाया गया था 20 नवंबर को और कोविड पॉजिटिव इस वक्त और हॉस्पिटल में भर्ती। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे, बने रहें। केदारनाथ धाम मार्ग में पड़ने वाले सोनप्रयाग में बन रहे हेलीपैड और मल्टी लेवल पार्किंग में भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश निर्माण निगम की ओर से हो रहा है। साल 2014 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 70 करोड़ है, जिसमें से 15 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जबकि 54 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। लेकिन 6 साल बाद भी मौके पर खड़े ढांचे जंग खा रहे हैं। निगम के अधिकारियों का कहना है कि इस साल यात्रा से पहले वो स्लैब डाल देंगे। वहीं मौके का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम ने निर्माण काम में लगे अधिकारियों को फटकार लगाई है। ये यूपी निर्माण निगम की तरफ से बनाया गया, 2014 में ये शुरू हुआ था। ये 54 करोड़ का प्रोजेक्ट था, टोटल 70 करोड़ का था इसमें, जिसमें हमने जो शॉप्स बनाए शॉप्स इसमें जिसमें 15 करोड़ बस खर्च हुआ था। उसके बाद बाकी का जो करीबन 54 करोड़ पे था, वो ये मल्टी लेवल के लिए अप्रूवल है, वो पैसा हमारे पास अभी है, वो पैसा आ चुका है हमारे पास और ये काम चल रहा है इसका। इसके बारे में आज यहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया है। काम की प्रगति धीमी है। इनको निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल काम शुरू करें। इस संबंध में इनके प्रोजेक्ट मैनेजर को भी निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल जो उसकी पूरे कार्य की रिपोर्ट जो है प्रेषित करें और ठेकेदार से समन्वय स्थापित करते हुए काम चालू करवाएंगे। इधर उत्तरकाशी में स्वरोजगार से जुड़ी हुई सरकार की योजनाएं लगातार परवान चढ़ रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक उत्तरकाशी में 50% से ज्यादा प्रवासियों को अब तक सरकार ने रोजगार मुहैया करवाया है, जिसकी वजह से प्रवासी स्वरोजगार से अपनी आजीविका यापन कर रहे हैं। साथ ही उड़ेडा, कृषि विभाग, मत्स्य विभाग सहित कई योजनाओं के तहत भी स्वरोजगार योजना के तहत कई लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। ऐसे दावे सरकार और प्रशासन की ओर से। अभी तक के आंकड़ों के अनुसार हम लगभग 5000 परिवारों को लाभान्वित कर चुके हैं। इनको स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया गया है। स्वरोजगार, स्टार्टअप, मुद्रा योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, खास करके मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से बहुत से लोग लाभान्वित हुए। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के उस पार भी जारी है।